नमस्कार। शान लखनऊ के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं लखनऊ के जाने माने साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, एक कुशल शिक्षक और न जाने किन किन गुणों को अपने आप में समेटे हुए माननीय श्री उदय प्रताप जी। आज हम उनके जीवन के बारे में उन्हीं की जुबानी जानेंगे। आइए हम आपसे रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इतने गुणों को आपने अपने आप में समेटा हुआ है, उसका आधार क्या रहा? आपका बचपन कैसा रहा? किस तरह की परवरिश और कैसे माहौल मिला जिससे आपने एक साथ जीवन में इतनी सारी धाराओं को लेकर चले और एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए? असल में मेरा एक शेर है जिसमें मैंने ये कहा है कि जिसकी दुनिया उसकी मर्ज़ी पर भी तो कुछ छोड़ा कर, अक्सर बात बिगड़ जाती है ज़्यादा बात बनाने में। तो ईश्वर की मर्ज़ी थी, ईश्वर की मर्ज़ी जो जो हुई वो हम होते चले गए। मेरा जन्म एक साधारण गांव में हुआ था, लेकिन एक बहुत शिक्षित परिवार में हुआ था। यानी मेरे बाबा चौधरी गिरवर सिंह BA PCS थे और उन्होंने 1895 में सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से ग्रेजुएशन किया था। और उनके बाद की जो पीढ़ी थी, हमारे संयुक्त परिवार रहा। हमारे पिताजी 4 भाई थे और चारों ही पूर्ण शिक्षित। हमारे फादर तो डॉक्टर थे, लेकिन हमारे बड़े ताऊजी प्रोफेसर मदन सिंह साहब, वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे फिलोसफी के, और उन्होंने कई किताबें लिखी और वो बहुत विद्वान आदमी, MLC भी अंग्रेज़ों के ज़माने में रहे वो। और उनसे जो छोटे थे वो एक बहुत बड़े शायर थे, ब्रजराज सिंह शाद, वो भी प्रोफेसर थे। तो और पिताजी हमारे डॉक्टर थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो वातावरण मिला बचपन में, वो वातावरण ऐसा मिला जिसमें एक तो संयुक्त परिवार में जो गुण बच्चे के अंदर आते हैं, एक सबसे मिलके चलना, सब एक दूसरे के लिए जीना, अपने लिए आपसी सहयोग की भावना, वही आपसी सहयोग की, वो सब हमको करना पड़ा। तो उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं, उसी को हमने सीखा, बाद में वो जीवन बन गया। दूसरी बात यह है कि हमारे परिवार में सब शिक्षा में अधिकांश रहे लोग, हमारी पिछली पीढ़ी भी, और हमारे बच्चे भी सब शिक्षा में हैं। तो हमारे परिवार में एक बात पर बहुत जोर दिया जाता था कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे के लिए चलें, एक दूसरे के लिए जिए। और तो वही भावना कुछ हम में रही होगी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर का वातावरण बड़ा साहित्यिक था। मुझे खूब याद है कि जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो हमारे जो बड़े ताऊजी थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वो हमको ही अपने पुत्र के समान मानते थे। उन्होंने मुझे हाई स्कूल पास करने पे एक कविता कौमुदी नाम की एक किताब दी थी जो बंगाल से छपी थी, और वो उसमें तत्कालीन सारे बड़े कवियों की कविताएं थी। हो सकता है कि उस किताब को पढ़ के और उसको दूसरी हमको कुछ कविता के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। दूसरे हमारे जो ताऊजी थे वो ब्रजराज सिंह शाद, उन्होंने एक किताब उर्दू में लिखी थी, सैर जन्नत। तो उसमें कल्पना ये थी कि वो जब जन्नत में गए तो उन्हें वहाँ कभी मिले तो वो कैसे मिले, और फिर वो लौट के आ गए ऐसे। तो एक कविता का वातावरण हमको मिला। और रोज़ शाम को हमारे यहाँ बैठ के आपस में वो सब लोग जब बात करते थे, उसमें शेर व शायरी भी होती थी, कविता भी होती थी, और जीवन मूल्यों की स्थापना होती थी। तो नतीजा ये हुआ कि वो हमारे सभी परिवार में, ऐसा मैं नहीं कि मुझ पर ही अकेला असर पड़ा, हमारे और एक भाई जो अभी प्रिंसिपल थे अभी भोपाल में, चचेरे भाई, मैं अपने अकेला हूँ अपने पिता का। तो हम सब लोग मिलजुल के रहते थे। जोर ये था कि सिखाया ये गया कि एक मेहनत और ईमानदारी का पैसा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उस पर आदमी को संतोष करना चाहिए। हैं, प्राप्त ही पर्याप्त है, ये हमको सिखाया गया। प्राप्त ही पर्याप्त, क्या बात। तो ये तो होता रहा। मेरी शिक्षा कुछ ऐसा सौभाग्य हुआ
कि जो जिस गांव की पाठशाला में जी मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई, उसके जो हेडमास्टर थे वो कविदेव के 5वीं या 6वीं पीढ़ी के थे। कविदेव भी कुसमरा के थे और उनका नाम था केशव दास। तो वो कवि जो उसी परिवार के थे जी। तो वो कवि भी थे, तो उनसे भी कविता का हमें प्रेरणा मिली। जी। फिर बाद में एक जो उदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं शिशपाल सिंह शिशु, जी वो बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनके अगर हम छंद सुन लें, आपको सुना दें, तो आप चमत्कृत हो जाएं, ऐसे छंद उन्होंने लिखे। कुछ अगर हाँ देखिए, जैसे उनका ये बहुत होती है ना, साकार और निराकार ब्रह्म की वो तो उन्होंने एक मीरा पे एक छंद लिखा उन्होंने जी। कि मीरा से जो राजा थे उनके पति, वो कहते थे तुम साकार ब्रह्म की पूजा क्यों करती हो, निराकार ब्रह्म की पूजा क्यों नहीं करती, जी। क्योंकि वो कृष्ण की पुजारी वो थी। कृष्ण की, जी। तो वो राजा को अच्छा नहीं लगता था। जी। तो उन्होंने एक उनका छंद यार उनका छंद है वो, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। जी। उसमें उन्होंने कहा है कि साकार और निराकार में खांड और खांड के खिलौने में न भेद कुछ, फिर भी खिलौना कुछ मन हारता ही है। अगर बच्चे को सामने खांड और खांड का खिलौना रख दिया जाए तो बच्चा खिलौना उठाएगा जी। तो निराकार ब्रह्म को की जगह साकार ब्रह्म के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। ये सत्य है। ये तो मेरे जो मेरे संपर्क में जो लोग रहे वो इस प्रकार रहे, तो मुझे कवि तो बनना था। वो तो मेरा भवतव्य ही था जी। प्रारब्ध कहिए, वो कविता तो। सर किस अवस्था से आपने लेखन कार्य आरंभ किया? हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक और जानना चाहेंगे कि इसके पीछे प्रेरणा, मुख्य रूप से हर कवि के पीछे या साहित्यकार के पीछे एक कोई प्रेरणा होती है, तो आपके लिए वो कौन रहा? ये देखिए, हमारे मैंने बताया जैसे घर का वातावरण जो था वो बड़ा काव्यमय था जी। तो हमें कविता जब पढ़ते हैं आप, तो आपको कोशिश करते हैं कि भाई हमें भी ऐसी लिखनी चाहिए। तो मैंने कविता बहुत बचपन से लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। और बचपन की अब कविताएं हम तो याद नहीं, लेकिन मुझे एक घटना ये याद है कि जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो एक ऐसी कविता हमसे लिख गई और ऐसा काम हो गया, कविता तो नहीं जी। जो जिसने हमारी पहचान भी बनाई कवि के रूप में, विद्यार्थियों में भी, अध्यापकों में भी और भी क्षेत्र में भी। ऐसा था कि हमारे एक अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे योगेंद्र पाल साबिर, उन्होंने हमें कीट्स की एक पोएम थी ला बेला डैमसेंस मर्सी, तो उसकी पैराफ्रेजिंग करने के लिए हमको सब लोगों को कहा। हम अपने खेल कूद में मस्त रहे, नहीं कर पाए, वो बड़े नाराज़ हुए। तो कहा कि तुम तब तक क्लास में नहीं आओगे जब तक पैराफ्रेजिंग नहीं करके आओगे हिंदी में इसकी। तो मैंने उसका क्या किया कि उसी जो छंद है वो, उसी छंद में मैंने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। क्या बात है। यानी वही मीटर अंग्रेज़ी वाला जो आयम्बिक पेंटामीटर था उसका, जी। व्हाट कैन एल दी नाइट एट राम सो लोन एंड पेली लॉटिंग द सेज द लेक नो वर्ड सिंग। तो मैंने उसका क्या तुमको दुख देता सैनिक क्यों खोए से क्यों हो उदास पक्षी का कलरव बंद हुआ सूखी झीलों की हरी घास। पूरी कविता मुझे याद है, पूरे इतना समय नहीं है कि मैं आपको सुनाऊँ। उसमें एक याद है कि वो मिली मुझे, शी मेट मी इन द मीट फुल ब्यूटीफुल लाइक ए फेरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर आईज हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, हर आईज वर वाइल्ड। मैंने उसका अनुवाद किया था। वो मिली मुझे थी खेतों में परियों के सुशी आँखें थी, ते केश पड़े और पद कोमल बेरहम बहुत ही आँखें थी। जब मैं वो लेके गया उनके, तो उन्होंने कहा ये तुमने लिखा है? मैंने कहा सर हम नहीं लिखा है, कि ये हम मान नहीं सकते। तो कहा अच्छा पूरा करके लाओ अगर तुमने लिखा कहते हैं पूत के पाँव पालने। तो हमने वहाँ से उसको करके हमने दिखाई दे गए जो भी है वो हमने फिर उसकी पूरा किया।
फिर उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि अब इनको कवि बनने से कोई रोक नहीं सकता जी। ये कवि बन के रहेंगे। अब आप इन पर कवि, क्योंकि हमारे पिताजी अक्सर इस बात को कहते थे कि कविता पे टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ने में लगाओ। बल्कि मुझे एक घटना याद है कि मेरा पहली बार जब मुझे मथुरा रेडियो पे मैं एमए में पढ़ता था या क्या था, मथुरा रेडियो पर मुझे कार्यक्रम मिला कवि के रूप में जी। तो मैंने बड़े डरते डरते पिताजी से कहा, मैंने पिताजी मैं मथुरा रेडियो में हमारा रिकॉर्डिंग होगी। तब ये रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, सीधा रिले होते, लाइव रिले होता जी, लाइव। तो पिताजी ने बड़ा टेढ़ी आंखों से कहा कि संभल के जाना, ये करके और ऐसा कुछ कहा कि हमको अच्छा नहीं लगा, हमने कि ये खुशी नहीं हुई। खैर हम वहाँ गए, जब हम लौट के आए तो हमारी माताजी ने बताया कि उन्होंने बैटरी का रेडियो इसलिए मंगवा के रखा था कि कहीं बिजली चली जाए तो वो सुनते रहे जी। तो मन में वो भी प्रसन्न होते थे जी। तो इस तरह से हमारा जो हमको नीचे से प्रोत्साहन मिला घर से जी, उसमें हम अच्छा। और कविता जो है वो हमें जो काव्य कौमुदी में हमने जिन लोगों को पढ़ाया, शिशु जी का पढ़ाया, दिनकर जी को पढ़ा, तो उसमें एक बात समझ में आई कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। कवि जो है वो अब एक बड़ा विचित्र बात है कि मैंने सब भाषाओं में कविता की परिभाषा जो लिखी पढ़ी जी, वो ऐसा लगता है कि कविता केवल रोना पीटना है। जैसे मैथिलीशन जी ने लिख दिया कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, तभी नैनों से बह चुपचाप कढ़ी, तभी नैनों से कड़ चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अंग्रेजी में एक कवि ने लिखा कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर बट इज नॉट अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। इसका बाद सैडेस्ट थॉट ही कविता है। फिर तीसरी बात वो कि उर्दू ने किसी शायर ने कहा कि शायरी के लिए दिल में दर्द पैदा कर। मेरी कविता जो है इत्तेफाक से कभी भी न तो दर्द से जुड़ी रही, न आंसू से जुड़ी रही। मेरी कविता जो थी वो समाज से जुड़ी रही, दूसरों के मैंने जो दूसरों जो समाज का दुख जो है वो जब मुझे दिखाई पड़ा तो मैंने कविता लिखी। ये शुरू में वैसे ऐसे मैंने भी श्रृंगार पे कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो मेरी मूल कविताएं नहीं हैं। उसके बाद जब मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में एमए कर रहा था, ये बात 55 में, सन 55 में मैं बीए करके सेंट जॉन्स कॉलेज में मैंने एमए में एडमिशन लिया। उसी साल बाबू गुलाब राय जी वहाँ हिंदी के अध्यापक थे। हालांकि मैं अंग्रेज़ी से कर रहा था, लेकिन कविता से मुझे चूँकि प्रेम था, साहित्य से प्रेम था, तो वहाँ उन दिनों आगरा जो थी वो कहना चाहिए कि गढ़ था साहित्यकारों का। रांगे राघव थे, वहीं रहते थे, गुलाब राय जी रहते थे, और तमाम बड़े पद्मकांत शर्मा, कमलेश और घनश्याम अस्थाना, सोम ठाकुर, जगत प्रकाश चतुर्वेदी, तमाम बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ थे उसमें, और सबसे हमारा परिचय। तो बाबूजी गुलाब राय एमए जी के लिखा उनको कहते थे। बाबू गुलाब राय जी के पास जब हम एक दिन गए तो उन्होंने एक दिन देखा था कि कुछ लड़के, एक छोटी सी गोष्ठी थी उसमें वो भी थे, तो कुछ लड़के हम पर जोर डाल रहे थे कि श्रृंगार की कविता पढ़ो। तो उनके कहने से हमने एक आज श्रृंगार की कविता पढ़ दी। तो उन्होंने जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि श्रृंगार की कविता कोई कविता नहीं होती, कविता वो होती है जो दिनकर जी ने कहा कि वो बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। कोई भी साहित्य का, उपन्यासकार भी, कहानीकार भी, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी कहानी लिखी है वो समाज के लिए एक प्रेरणा है, आईना है, समाज कैसा बने, समाज की विद्रूपता, विसंगतियाँ और विषमताएँ जब हम लिखेंगे और उन्हें दूर करेंगे तो समाज सुंदर बनेगा। बिल्कुल। तो ये हमारे मन में उन्होंने किसी तरह से हमारे अच्छा, आदमी जितना किसी के पढ़ाने से नहीं सीखता, जितना अपने वातावरण में जो कुछ हो रहा है उससे सीखता। तो जब हमने पढ़ा
तो हमें लगा कि साहित्य वही है जो सबका हित करे। जी तो वो सारी जो कविताएं थी, जो परिभाषाएं थी, फिर मैंने वाल्मीकि का वो पढ़ा। वाल्मीकि का दर्द जो था वो एक क्रौंच पक्षी से उत्पन्न हुआ। उनकी कविता मानषाद कह के जो कविता का विस्फोट हुआ उनके मुंह से, वो एक इसलिए हुआ कि एक क्रौंच पक्षी को मार दिया एक बहेलिया ने, तो वो दूसरा जो चीत्कार कर रहा था उससे दर्द पैदा हुआ। उससे उनकी कविता। तो कविता वह है जो दूसरों के दर्द से पैदा हो, कविता सिर्फ अपने दर्द से पैदा नहीं हो। ये मेरे मन में शुरू से ही बैठ गई और मैं उसी पर उतरता रहा। नंबर 1। बाद में फिर हमारे घर में ये भी कहा जाता था कि केवल कविता से रोटी नहीं चलेगी। तो मैं 1-2 कॉलेजेस में पहले एक कॉलेज में रहा, फिर वहाँ किसी के कारण से फिर मैं करहल पहुँच गया। वहाँ मैं 16 साल रहा। वो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा सृजनात्मक काल रहा। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी, सबसे ज़्यादा पढ़ा और सबसे ज़्यादा अपने को मैंने स्थापित किया। जी। एक अध्यापक के रूप में भी जी। और कवि के रूप में भी। और मेरे तमाम छात्र माननीय मुलायम सिंह जी वहीं मेरे विद्यार्थी रहे, प्रोफेसर राम गोपाल जी जो राज्यसभा के मेंबर है, मुलायम सिंह जी मेरे स्टूडेंट रहे। जी। और उनके भाई राम गोपाल जी जो आजकल सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी के बड़े, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे। और कई एक जज हैं और ये ऐसे जो हुए। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ये इन लोगों को जो बने हैं ये लोग, वो बड़ा काम है। जी। फिर उसके बाद मैं एनसीसी अफसर हुआ, फिर प्रिंसिपल हो गया। जी। अब बल्कि जब मैं प्रिंसिपल हुआ तभी मुझे टेरिटोरियल आर्मी में एक, क्योंकि मैं एनसीसी का कैप्टन था, कमीशन अफसर था, जी। तो मुझे टेरिटोरियल आर्मी में भी अफसर मिला। तो मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा कि तुम्हारी वहाँ कविता नहीं चल पाएगी और तुम हमसे भी दूर हो जाओगे, तो तुम वो छोड़ो, तुम प्रिंसिपल से कर लो। जी। खैर हम प्रिंसिपल हो गए। तो तब पता चला कि अध्यापक की नौकरी बहुत अच्छी होती, प्रिंसिपल की नौकरी उतनी अच्छी नहीं होती कविता की दृष्टि से। जिम्मेदारी ज़्यादा है कविता के लिए समय, क्योंकि जो लेक्चरर होता है वो 8 घंटे का है, जब कॉलेज में है तब तक कल नौकर है। लेकिन प्रिंसिपल तो रात को 11 बजे भी सूचना आ रही है कल कोई टीचर नहीं आएगा तो उसका इंतज़ाम करना है, कल कहीं बिजली चलेगी, क्या हुआ ज़्यादा बताएं। लेकिन वो उसका भी हमने बहुत अच्छा निर्वहन किया। नकल सर, इसके साथ साथ आपके जीवन में एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी आपका जीवन एकदम उभर के आया। वो बता मैं पहली बार मैं अध्यापक के रूप में मैंने एक काम बड़ा किया। जो बड़ा क्या किया, वो मैं जिस कॉलेज में था पहले लेक्चरर था, वहाँ नकल नहीं होती थी, जबकि नकल आसपास होती थी। और वो प्रिंसिपल थे छोटेलाल जी द्विवेदी, और बड़े सख्त प्रिंसिपल थे। उनके यहाँ एक बाद में मुलायम सिंह जी हमारे स्टूडेंट भी रहे और बाद में आके उसी कॉलेज में लेक्चरर भी हो गए थे। तो हमारे यानी सहायक भी रहे हैं और विद्यार्थी भी रहे, बाद में हमारे नेता हुए। खैर, तो वो मुलायम सिंह जी और हम सब लोग मिलके एक ही बात सीख पाए कि नकल करने से लड़कों की ज़िंदगी ख़राब होती है। लड़का दूसरी साल पास हो जाए। हम फिर प्रिंसिपल होके जब गए तो हम पहली साल, वहाँ नकल बहुत होती थी। आप लाल साहब तो वहाँ पर डीएम रहे हैं, इन्हें पता है। एक भोगांव वहाँ जगह थी, वहाँ पर ऐसी नकल होती थी कुछ। मैं जब गया तो वहाँ पर एक बड़े ज़मींदार थे, बड़े आए, तो उन्होंने कहा साहब हमारी लड़की आपके यहाँ बैठी है, इम्तिहान देने, उसे देखे रहना। तो मैंने कोई बीमारी में मारे क्या कहा कि नहीं वो कल उसको थोड़ी सी नकल करा दीजिए। मैंने कहा नकल तो मैं नहीं कराऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कितने दिन प्रिंसिपल रह पाएंगे? हमने जितने दिन रह पाएंगे, लेकिन हम नकल नहीं कराएंगे। और हमने वो नकल उनको नहीं होने दी। एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने ही कॉलेज का एक चपरासी था, उसका लड़का नकल कर रहा था, मैंने उसको बुक कर दिया। पूरा स्टाफ नाराज़ हो गया।
मुझसे कि ये आप अपने ही कुछ छात्र अपने चपरासी के लड़के को भी नहीं छोड़ा आपने। तो मैंने कहा मैं अगर उसे छोड़ देता तो और लोगों के कहते कि ये इसको करते हैं, इसको नहीं करते। मैंने वो अध्यापक जो है वो निर्भीक होना चाहिए और वो अन्याय नहीं उसे करना चाहिए, किसी दबाव में आके दबाव में नहीं करना चाहिए। जी। इसलिए मैंने कि मैं कर दिया सो कर दिया, पर मैं इसका संशोधन करूँगा। जी मैंने उस लड़के को अगली साल अपने पास रखा जी और बाद में वो लड़का एक मर्चेंट नेवी में बड़ा अफसर हुआ और वो फिर बहुत पैसे वाला लड़का हुआ। तो वो हमारे उसके परिवार के लोग कहते थे कि अगर आपने इसे उस दिन पकड़ा ना होता तो ये लड़का इतने बड़ी पोस्ट पर नहीं। सच बात जी, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने अध्यापक के रूप में इस प्रकार से जीवन जिया। अध्यापक के रूप में आप एक इतने बच्चों का आपने जिसको कहेंगे और व्यक्तित्व निर्माण किया। मैंने एक बात और मैं और ये सबको पता है, हमारे 2-3 विद्यार्थी ये जो शिव सिंह हैं जो IAS हैं, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और उन्हें ये लड़के बता सकते हैं कि कितना सख्ती से हमने वो किया, नकल रोकी। खैर वो बड़ी बात है। अब आपने प्रश्न किया कि राजनीति में कैसे हुए। जी। कवि के रूप में और प्रिंसिपल के रूप में और अध्यापक के रूप में वही इलाका था जहाँ जो हमारा गांव भी वहाँ था। हमारा गांव था बेवर के पास एक गढ़िया छनकोरा जगह जहाँ हम पैदा हुए थे, वहाँ हमारी खेती बीती थी। और हमारे पिताजी डॉक्टर हुए जाके शुगाबाद में, वहाँ वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे जी। लेकिन वो चेयरमैन भी रहे और गांधीवादी थे। तो वो राजनीति में भी थे। मैंने उनके संग में जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई है उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बना। वो इतने बड़े गांधीवादी और इतने बड़े ऐसे वो थे, लेकिन वो भी राजनीति में रहे, चेयरमैन भी रहे। हमने देखा कि अगर हमारे घर में कोई काम कराया जाता था और अगर वो ठेकेदार आता था म्यूनिसिपैलिटी का तो उसका वो पेमेंट करते थे बिल लगा के, या कहते थे कि वरना हम तुमको अगली बार ठेका नहीं देंगे। तो ये सारी बातें जो हमको मिली, तो राजनीति हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। राजनीति किसी ज़माने में अच्छे भी लोग राजनीति में आज भी हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिक्र उनकी होती है जो अच्छे काम करते हैं उनका जिक्र नहीं होता है, जो काम गड़बड़ करते हैं उनका जिक्र ज़्यादा होता है मीडिया। तो ये राजनीति में अब भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग खराब हुए, लेकिन तब उनकी संख्या ज़्यादा थी। मेरा राजनीति में आना बिल्कुल एक संयोग था। पहली बात तो ये बता दूं कि हमारी पत्नी जो एक कॉलेज में हिंदी की पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी और बड़ी संगीत की रुचि थी। हमारे सब बच्चों को उन्होंने संगीत का, तो मेरे सारे बच्चे संगीत में पारंगत हैं, ये बात सही है जी। बड़ी लड़की जो है सितार बहुत अच्छा बजाती है। ये जो हमारे बेटे हैं असीम, ये सब बजा लेते हैं, हारमोनियम, तबला, माउथ ऑर्गन, बांसुरी, और बहुत बढ़िया बजाते हैं। एक हमारी लड़की जो है वो तो हेड ऑफ प्रिंसिपल है उस कॉलेज में जहाँ आपको पता है, मैनपुरी में। और वो भी वो टॉपर है वहाँ से, नहीं वहाँ से है दयालबाग से। तो बहरहाल, और एक लड़की यहाँ बाराबंकी में, वो भी प्रोफेसर है। तो हमारे चारों बच्चे जो हैं वो शिक्षा में और सब संगीत में हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारे घर में राजनीति से बड़ी नफरत थी। हमारी वाइफ को भी नहीं चाहती थी, वो तो ये कहती थी कि राजनीति तो अब बहुत बुरी चीज़ हो गई है, अब राजनीति से आप दूर रहा करिए। तो हम दूर थे राजनीति से और हमारे बच्चे भी नहीं चाहते थे कि हम राजनीति में जाएँ। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि 89 में जब वो बोफोर्स का हुआ और जनता दल बना और जब मुलायम सिंह जी और BP सिंह जी एक होके चुनाव लड़ने लगे, तब वो परिस्थितियाँ हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। उस वक्त वहाँ पर सिटिंग MP हुआ करते थे बलराम सिंह यादव, जो मिनिस्टर भी थे, कोल मिनिस्टर भी थे। तो उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था।
हमारी पार्टी से क्या, ये जनता दल से और ये मुलायम सिंह जी की पार्टी जी। से। एक दिन मुलायम सिंह जी ने हमसे कहा कि आप बहुत पॉपुलर हैं इस क्षेत्र में। मैं उसका मतलब नहीं समझा। मैंने कहा हाँ साहब, कविता लिखते हैं तो पॉपुलर हैं, तो लोग जानते हैं हमको। एक दिन हमने अखबार में देखा कि एक उसमें लिखा हुआ कि उदय प्रताप सिंह को मैनपुरी से उसकी संसद की टिकट दे दी गई। जी। तो उस वक़्त एक ऊसराहार जगह थी, वहाँ के एक राजा थे, उनका भी नाम उदय प्रताप सिंह था, जी। और वो लोहिया जी के बड़े नज़दीक थे। तो मैंने सोचा कि ये उन्हीं का होगा। अच्छा, आपको तब भी नहीं पता था हाँ, कि मैं आपके तो बारे में ही हम बैठे निकला हुए हुआ। थे, अपने एक मित्र थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा नाम निकला उसमें। हमने वो हम नहीं है, वो उनका है। फिर मैं जब घर आया तो हमारे बेटे ने कहा कि मुलायम सिंह जी का फ़ोन आया था कि उनसे कहना को कि जाए नहीं कहीं, नॉमिनेशन पेपर उन्हें फाइल करना 23 तारीख को। ओहो, तब हमको अब लोग आप क्या कहें। तो फिर एक हमारे बहनोई थे, वो एमएलए थे, उनको उन्होंने भेजा और ये कहा कि उनसे कुछ समझाओ जाके कि वो मना न कर दें कहीं, क्योंकि उनका कुछ ठिकाना नहीं कि वो ये कह देंगे हम नहीं लड़ेंगे। तो वो हमारे बहनोई थे, बलवीर सिंह जी उनका नाम था, वही फरीदा के रहने वाले थे, एमएलए भी थे, आपने उनको जानते होंगे। तो वो आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि अब ये मत करो, जब सब लोग बीपी सिंह और मुलायम सिंह जी ने टिकट मिल के दी है, तुम्हारे हारने का तो कोई सवाल नहीं। अच्छी खासी बैठे बैठाई तुमको ये मिल रही है तुमको क्यों गड़बड़ कर रहे। तो हम चुनाव लड़ गए, जी। और वो ऐसी हवा थी उस वक़्त कि उस वक़्त तो किसी को नॉन पॉलिटिकल आदमी को भी अगर टिकट मिल जाती तो वो जीत जाता। हम चुनाव जीत गए, जी। और चुनाव बहुत वोटों से जीते।